वेलकम स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग। इससे पहले हम जो है टीचिंग के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है अप्रोचेज़ ऑफ टीचिंग मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, और फिर टाइप्स ऑफ टीचिंग जिसमें हम लोगों ने 8 टाइप्स पढ़े थे टीचिंग के। ठीक है, अब मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग के डेफिनेशन पे आते हैं। मैगज़ीम्स आर शॉर्ट स्टेटमेंट दैट आर कंसिडर्ड एज अ जनरल रूल ऑफ कंडक्ट। ये स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, 18 रूल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, रूल ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जो जनरल रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं। मतलब जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाती है, तो उनको ये रूल्स अगर आ जाए या अगर वो सीख जाए तो फिर वो बच्चों को सिखाने में बहुत हेल्प कर देती है। ठीक है, द मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग are a set of statements that experienced teachers have put forward. These maxims are universal facts and are acceptable throughout the globe. कि ये जो मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग है, ये कुछ एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट टीचर ने जो है रखे हुए हैं, और ये क्या होता है, ये पूरी दुनिया में, ग्लोब में एक्सेप्टेबल है। यानी अगर कोई भी टीचर इसे सीखे तो जहाँ भी हो, दे कैन यूज़ दीज मैगज़ीम, दीज रूल्स while teaching the students. ठीक है, when a teacher understands the maxims effectively, the teacher gets more systematic and efficient. The teaching gets more systematic and efficient. कि जब एक टीचर जो है इन मैगज़ीम्स को समझ लेती है और याद कर लेती है, फिर टीचिंग एक अपना एक सिस्टम से चलेगा और एक एफिशिएंट वे में एक टीचर उस बच्चों को पढ़ाएगी। ठीक है, applying maxims of teaching will make it easier for the teachers to understand what kind of ethical regulation they need to follow the when teaching in a classroom. कि जब ये टीचर ये मैगज़ीम्स को सीख लेगी, फिर वो समझ जाएगी कि मैं क्लास में कौन से रूल्स, कौन से रूल ऑफ कंडक्ट्स यूज़ करूँ, जिससे बच्चों को क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो सीख सकेंगे। ठीक है, टू पुट इट सिंपली, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक वार्ड्रोब है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एक जिसे हम कबर्ड कहते हैं, ठीक है, एक ये है। अब इनके अलग अलग पुर्जे, देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ इट। अब इनको लगाने के लिए या सही करने के लिए अगर एक गाइड मिले हमें, ठीक है, गाइड मिले, गाइड मीन बुक, तो अगर हम लोग उससे सीखें कि ये जो है एक पार्ट यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर ऐसे आएगा, इस तरह सारे कंबाइन करके एक वार्डरोब बनेगा। लेकिन अगर हमें कुछ भी याद ना हो तो हम लोग इनके पार्ट्स को अलग अलग से खुद से जो है वो कंबाइन करेंगे, और वो एक हमारा जो है खुद का अंदाज़ा होगा, जबकि रिज़ल्ट अच्छा भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैगज़ीन्स भी इस तरह है कि जब आपने पढ़ा ना हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो आउटपुट ऐसा नहीं आता। शायद कभी सही आ जाए, शायद कभी थोड़ा बेहतर आ जाए, लेकिन हमेशा जो है वो आउटपुट इस तरह नहीं मिलता। तो ये भी मैगज़ीन्स और टीचिंग भी जो है वो एक गाइड है जो टीचर को बताती है कि यू हैव टू टीच इन दिस वे, एंड ये अप्लाई करेंगी, सो द रिजल्ट विल बी डेफिनेटली गुड। ठीक है, टू पुट सिंपली, इफ़ यू वर टू assemble a wardrobe, you would need a guidebook. The guide will tell you how to assemble the parts in the order that you should follow. Without guide, you are just working your way through assumptions and guesses. ये देखिए कि जब आप ये वार्डरोब बनाएंगे खुद से गाइड को देखे बगैर, तो आप अपने assumptions और guesses लगाएंगे. This might take longer and the result might not be satisfactory, कि ये तो एक टाइम लेगा और दूसरा रिजल्ट जो है वो हमेशा सही नहीं आता। सिमिलरली, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स एंड असेंबलिंग देयर नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज, देयर इज अ वे टू डू इट एंड यू मस्ट फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर। दीज आर पॉइंटेड आउट बाय द मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग। कि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, उनकी कैपेबिलिटीज़ को जो है उभारेंगे, उनके लिए जो गाइड होता है, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, दे आर कॉल्ड मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, दीज आर सिंपली रूल्स ऑफ कंडक्ट, या कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो एक्सपीरियंस टीचर्स जो है, जो फेमस टीचर्स है, उन्हें रखे हुए हैं कि एक टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाएगी, शी और ही शुड नो दीज रूल्स, ताकि वो जो है फिर एक अच्छा सा रिजल्ट मिले। और ये लोगों, ये प्रूव्ड है, ठीक है, दीज आर प्रूव्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, कि ये अगर टीचर यूज़ करे सो द स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली लर्न। ठीक है, मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग मतलब रूल्स जो टीचर सीखेगी ताकि वो अप्लाई करे स्टूडेंट पे। ठीक है, स्टूडेंट क्लासरूम में। अब अभी देखते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैगज़ीम्स। अब देखते हैं फ्रॉम नाउन टू अननाउन। अब ये एक रूल या रूल है, या एक प्रिंसिपल है, या एक जो है क्या कह सकते हैं,
ऑर्डर है कि जब टीचर यूज़ करेगी फ्रॉम नाउन टू अननाउन, कि जब टीचर सिखाएगी वो किस तरह से सिखाएगी। आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कभी कभार मैं जब टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ आप लोगों को क्या आइडिया है। उस दिन मैंने आप लोगों से पढ़ा था टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। मैंने कहा टीचिंग मेथड किस तरह होते हैं, ठीक है। एक दो स्टूडेंट से बताया मैम लेक्चर से, किसी ने कहा डिस्कशन से, किसी ने कहा मैम क्वेश्चन करने से, लाइक दैट। तो अब यहाँ पर फ्रॉम नाउन टू अननाउन, अब इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट के पास जितना नॉलेज होता है उनको इस्तेमाल करते हुए जब आप उनको वो नॉलेज देते हो दैट इज़ कॉल्ड अननाउन। मतलब नाउन यानी जो स्टूडेंट जानते हैं उनको यूज़ करके आप अननाउन पे जाए और स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया, ठीक है। अब देखते हैं दिस इज अ मैगजीम दैट थ्रोज लाइट ऑन प्रीवियस एंड एक्वायर्ड नॉलेज दैट द स्टूडेंट्स माइट हैव। जो क्या करते हैं कि जो नॉलेज स्टूडेंट के पास मौजूद होता हो, ठीक है। द स्टूडेंट माइट नो सम कंसेप्ट एंड द टीचर शुड इंट्रोड्यूस द अननाउन थ्रू द नाउन कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग एंड ईटिंग आर नाउन कंसेप्ट दैट ऑल स्टूडेंट्स माइट बी फेमिलर। ये एग्जाम्पल देते हैं कि सब स्टूडेंट जानते होंगे कि हम सांस लेते हैं, सब स्टूडेंट जानते होंगे कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। ये इन सब स्टूडेंट्स को पता। However, respiratory functions and digestive function might be unknown। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये respiratory function किस तरह होता है और digestive function किस तरह होता है, ठीक है। Teacher must acknowledge the noun and take the student to unknown। this way teaching can be made effectively। कि ये जो noun और unknown है, अब सपोज मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं आप लोगों को जो ब्रीथिंग सिस्टम पढ़ाती हूँ, ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, तो इसमें मैं क्या होंगी, मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जो है हम लोग किस तरह सांस लेते हैं। अब सबको पता है हम सांस लेते हैं, आप सबको पता है कि हम ईटिंग मतलब खाते हैं। तो अब इनका ज़रिया लेते हुए वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन हम जब डेप्थ में जाएंगे, जब नहीं पता आप लोगों को, तो मैं कहूँ इसमें लंग्स इंक्लूडेड है, इसमें जो है ट्रेकिया आते हैं, लाइक ये ईटिंग में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये चीज़ें आती हैं, और फिर डाइजेशन किस तरह होती है। तो इसका मतलब है आप लोग सिर्फ हीटिंग और ब्रीथिंग को जानते थे समहाउ, कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स है वो ऊपर और नीचे होते हैं। तो उनको इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों से सिंपली कहूँ कि अब आते हैं इन कंसेप्ट पे, ठीक है। अब आते हैं सिंपल टू कम्प्लेक्स, ये यही वाला चीज़ है, समहाउ मोस्टली रिलेटेड, ठीक है। कि आप बच्चों को पहला आसान चीज़ें बताओ, पहले आसान चीज़ें बताओ, स्लो एंड स्टेडी, फिर जो है आप उसको डिफ़िकल्ट चीज़ों की तरफ लेकर जाए। It is a given. It is given that the simple concepts are taught first, and then teachers move on to the complex topic. The simple concept lay a foundation for teaching the more complicated concept. The application to all and all the subjects. For example, the story is a simple concept relatively, and the figures analysis is a complex concept. Teacher must gradually increase the complexity. के पहले आप simple बताएं, स्टोरी के शेप में बताएं, फिर जो है आप कम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स में की तरफ जाए। सपोज ब्रीथिंग का अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, ब्रीथिंग का पहले मैं एक स्टोरी बताओ कि एक मतलब हम जो है इस तरह सांस लेते हैं, फिर या सांस लेते हैं, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हमारे रिब्स ऊपर नीचे होते हैं। ये मैंने एक स्टोरी बता दी। लेकिन अब कम्प्लेक्स कंसेप्ट में आऊँगी कि ये जो इसमें मसल्स इंक्लूडेड है उसके नाम बताऊंगी, ये कौन कौन से मसल्स इसमें इंक्लूडेड है। मैं बताऊंगी कि O2 जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं उसमें क्या, वो कौन कौन सी चीज़ें से बनी हुई है, ठीक है, O+O, ठीक है, वो इक्वल टू O2। तो इस तरह सिंपल कंसेप्ट से जब हम लोग कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, दिस इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द रूल ऑफ कंडक्ट और दिस इज़ वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैगजीम्स, ठीक है, सॉरी ऑफ टीचिंग। अब आते हैं थर्ड पे, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब कंक्रीट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आप लोगों ने सुना होगा। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है, दैट कैन बी ओनली फेल्ट, लेकिन टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। कंक्रीट वो होते हैं जो चीज़ें हम लोग टच भी कर सकते हैं, हम लोग देख भी सकते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि जब आपको चीज़ जो है आप लोगों ने समझानी है तो आप लोग कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पे जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल सिंपली आप लोग ये ले सकते हैं, नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जब आप फोटोसिंथेसिस का सपोज पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस तरह करें कि जो है फोटोसिंथेसिस का जब लगते आप पहले प्लांट्स को देखिए कि प्लांट्स ये हैं, सुबह सवेरे देखिए, और आप लोग देखिए शबनम है, या आप लोग देखिए वो ग्रीन है, या जो है वो पीले कलर के हो चुके। पहले आप ये देखिए कि फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है, ठीक है। बाद में आप आ जाए कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, जो है वो गैसेस मौजूद होंगे, वो जो है वाटर होगा, वो जो है सनलाइट होगी, लाइक दैट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट, अब वाटर
सॉरी सनलाइट जो है जब बल्कि गैसेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट दिखाए और जब मैंने प्लांट दिखाया तो वो कंक्रीट था। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स आर दोज दैट आर इंटेंजिबल, जिनको टच नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट कैन बी सीन सिंस इट डज नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म, फॉर इंस्टेंस infinity, board mass, and likewise, and abstract concepts whereas numbers and conductivity are concrete and can be taught using physical objects. When we look at the maxims of teaching closely, it can be observed that all the maxims have a similar beginning point and it gradually grows and travels to a more definite complex thought. अब इस पे आते हैं, ये सारा ये डेफिनेशन क्या कहते हैं, क्या बोर्ड मास का आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये जो बोर्ड मास है ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ठीक है। इसको आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन बोर्ड मास को जब मैं समझाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये ब्रैकेट है, बोर्ड में ब्रैकेट्स, ऑर्डर में जो है वो स्क्वायर जो भी चीज़ें आती है, ठीक है। मास में मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन है और ये इस तरह होगा, एडिशन है ये इस तरह होगा। तो इन चीज़ों को मैं जब सिखाऊंगी तो पहले जो है मैं 1 2 या मल्टीप्लाई या ये चीज़ें सिखाऊंगी, उसके बाद मैं बोर्ड मास पे आऊँगी कि बोर्ड मास जो है ये इसका ये कंसेप्ट है, इसमें ये चीज़ें आएंगी। यानी पहले मैंने कंक्रीट बताई जिसमें मैंने 1 2 आप लोगों को सिखाया, जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन वगैरह सिखाई थी। और फिर जो है फिर मैं जो है बाद में आप लोगों पे आती हूँ, यहाँ पर आती हूँ कि बोर्ड मास क्या है, अब इनको किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम ऑल टू पार्ट, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को, इस मैगजीम को देखते हैं, टाइप ऑफ मैगजीम्स। ये देखिए, वाइल टीचिंग द टीचर मस्ट ट्राई एंड इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू द ओल्ड लेसन फर्स्ट एंड देन मूव ऑन द इंट्रिकेट ऑफ इट। अब ये देखिए, ऑल टू पार्ट मतलब ये है पहला पहला जो है सारा आप पता है, फिर जो है पार्ट्स पे आ जाए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को कैसे टीचिंग मेथड्स, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊँ टीचिंग मेथड्स में हम लोग जो है टीचर के बारे में पढ़ेंगे, स्टूडेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम जो है मैगजीन्स पढ़ेंगे, हम जो है रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे, हम जो है मेथड्स पढ़ेंगे, उन मेथड में ये पढ़ेंगे, ये रूल्स ये रेगुलेशन होगा कि टीचिंग किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा, किस तरह अप्लाई होंगे, कौन से रूल्स कौन से प्रिंसिपल्स है, ये मैंने बता दी, ठीक है। अब इन सब के बाद फिर जो है मैं एक एक टॉपिक पे आती हूँ। टीचिंग क्या है, टीचर क्या है, स्टूडेंट क्या है, टीचिंग मैगजीम्स क्या है, अप्रोचेस क्या है, इस तरह, ठीक है। लाइक सपोज मैं सिंपली आप लोगों को ये बता दूँ, पहले मैं जो है नाउन पे आ जाऊँ कि नाउन ये चीज़ है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताऊँ नाउन में पर्सन ये चीज़ है, थिंग ये चीज़ है और जगह ये चीज़ है, लाइक दैट, ठीक है। इस तरह कि ऑल ये मोस्टली जब तब होता है जब हम टीचर जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ाती है, ठीक है। टॉपिक का इंट्रोडक्शन कि अभी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पढ़, सपोज हम लोग लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं, या लिटरेरी फॉर्म्स, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लिटरेरी फॉर्म एक सब्जेक्ट है, तो उसमें अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि लिटरेरी फॉर्म में जो है ये एक सब्जेक्ट है, इसमें इतने पीरियड्स आते हैं, ये पीरियड है, एंग्लो सैक्सन है, नॉर्मन है, रोमांटिक है, विक्टोरियन है, सब चीज़ें मैंने बता दी। फिर मैं आप लोगों को डेप्थ में लेकर जाऊँ कि ये पीरियड्स होते हैं क्या है, और फिर ये सारा मैंने बता दिया कि ये लिटरेचर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को बताऊँ आज जो है एंग्लो सैक्सन पढ़ेंगे, फिर जो एंग्लो नॉर्मन पढ़ेंगे, फिर जो है हम लोग रेनेसांस पढ़ेंगे, इस तरह, ठीक है। तो ऑल से पार्ट्स पे आना। इसी तरह टॉपिक भी सिंपल इसी तरह है कि आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, काजेस के बारे में पढ़ेंगे, सोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्लो एंड स्टडी में आप लोगों को बता दो कि इसके काजेस क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है, इसके जो है कौन कौन से गैसेज इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फ्रॉम ऑल टू पार्ट के जब टीचर इस तरह पढ़ाएगी वो स्टूडेंट्स मोस्टली जो है वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। while teaching the teacher must try and introduce the student to the all lessons first and then move on to the intricacies of it, sorry. The crux of the lesson must be discussed first and then the lesson can be taught in parts. Suppose if you are teaching a poem daffodils, you can talk about what the poem is and what it discusses. अब हम लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले अगर मैं आज पोएम पढ़ा रही हूँ डेफोडिल्स, ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ डेफोडिल्स, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूँगी कि डेफोडिल्स के पोएम के बारे में जो है ये किस बारे में है, ये नेचर के बारे में है, इसमें जो है नेचर के बारे में किसने लिखा हुआ है, और ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में मैं आऊँगी कौन सा राइटर है, इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस है, इसमें कौन कौन से राइमिंग स्कीम यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, इसमें जो है
राइटर मतलब राइटर ने कौन कौन से टेक्निक इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को डेफोडिल्स के बारे में बता दिया, ठीक है। सपोज मैंने उसका क्रक्स बता दिया कि डेफोडिल पोएम है वो नेचर के बारे में, उसको जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और वो ये कहना चाहता है। बाद में मैं आऊँगी छोटी छोटी चीज़ों पे, पोइटिक डिवाइसेस पे आऊँगी, वर्ड यूज़ पे आऊँगी, माइंडसेट ऑफ द पोएट क्या आऊँगी, क्रिटिकल एनालिसिस पे आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मैगजीम्स, ठीक है। फ्रॉम फिजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, सॉरी, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। आप देखते हैं इसमें क्या है। वन ऑफ द थिंग्स दैट द टीचर शुड ऑलवेज कीप इन माइंड इज द कैपेसिटी, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ देयर स्टूडेंट्स। द कंसेप्ट मस्ट बी टेकन अक्रॉस बाय कीपिंग दीज थिंग्स इन द forefront, at least during the early stages of learning. The logical part is the evaluation, assessment, and likewise that the teacher has to do. दिस इज़ अ स्टूडेंट सेंटर मैगजीम एंड इज़ एप्लीकेबल टू द यंगर स्टूडेंट। किड्स ये मोस्टली जो है छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, आप जो है पहले छोटे छोटे कंसेप्ट जो है स्टूडेंट्स को सिखाए, उनकी माइंडसेट क्लियर करवा दे, फिर लॉजिकल पे आ जाए। बायोलॉजिकल आप देखते हैं मैंने बता दिया स्टूडेंट्स को, लॉजिक यानी उनको रीज़न देते हैं, वो भी एक पार्ट है। लेकिन ये इन लोगों ने यहाँ पर ये लिया हुआ है कि पहले जो है आप क्या करें, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ देखिए, उनको कुछ समझाए, उनके इंटरेस्ट को देखिए। ये देखिए साइकोलॉजिकल के वो किस तरीके से सीखना चाहते हैं, क्या वो किस तरीके से एक्टिव रहना चाहते हैं। जब आप लोगों ने ये समझ लिया फिर लॉजिक पे आ जाए, ठीक है। बायोलॉजिक पे ये कि फिर आप लोग देखते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट को कितना समझ आया कितना नहीं आया, जिसकी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट में जो है आप लोगों को किसी जो है किसी टॉपिक में पहले आप लोगों को इंटरेस्ट जो है बढ़ा देती हूँ। जैसे हम लोग जेंडर डेवलपमेंट पढ़ते थे तो आप लोगों को समहाउ बहुत ज़्यादा समझ आता था, क्योंकि सब डिस्कशन करते थे उसमें। तब मैं देखती थी कि इन स्टूडेंट्स को आता है या नहीं आता है, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती थी, इसका अगर ये हुआ तो फिर ये किस तरह होगा, ठीक है। आप लोगों के पास क्या है वो, या आप लोगों के पास कौन कौन से राइट्स है फेमिनिज्म के टॉपिक में जब मैं पूछती थी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल यही है कि पहले आप जो है स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखिए, साइकोलॉजिकली वो किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने एबिलिटीज़ को किस तरह शो करते हैं, और फिर आप जो है वो असेसमेंट करें, इवेल्युएशन करें, ठीक है, कि वो स्टूडेंट कब कब तक वो इस प्रोसेस में जो है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, या कितना सीख सकता है कितना नहीं सीख सकता, ठीक है। एग्जाम्पल, बिगिनिंग अ लेसन विद अ स्टोरी इंटरेस्ट बेस्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मल डेफिनेशन। इसमें साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है। पहले आप लोगों ने स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा कि वो स्टोरी टेलिंग को आसानी से जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेता है और आसानी से सुन सकता है। ये नहीं है कि वो बोर हो जाता है या वो इधर उधर देखता है। फिर आप जो है स्टोरी बता दिया आपने, फिर उसमें फॉर्मल डेफिनेशन वगैरह देखिए, असेसमेंट देखिए, इवैल्यूएशन करें कि वो स्टूडेंट को मतलब वहाँ से यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया, समझ आता है या नहीं आता, ठीक है। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वन ऑफ द टाइप्स है टीचिंग मेथड का, ठीक है। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन का मतलब ये है कि आप यू कैन यूज़ दीज मेथड्स। आप देखते हैं वाइल टीचिंग टीचर शुड ड्राइव फ्रॉम इंडिविजुअल इंडक्शन टू डिडक्शन, कि एक टीचर इंडक्शन से डिडक्शन पे आ जाए, कि ये प्रोसेस बहुत अच्छा होता है कि जब आप एग्जांपल्स देते हो और बाद में डेफिनेशन बताते हो, ठीक है। अब इंडक्शन इज नथिंग बट अराइविंग एट अ कंक्लूजन बाय ऑब्जर्विंग अ सेट ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स ऑफ एग्जाम्पल। अब इंडक्शन में आप लोगों को पढ़ाया था कि उसमें क्या होता है, पहले आप सेट ऑफ एग्जाम्पल्स देते हैं, बाद में स्टूडेंट को आप जो है रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो है इंडक्शन में क्या होता है, डिडक्शन में क्या होता है, डिडक्शन में इस तरह होता है, एंड डिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ कंक्लूजन आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। कि डिडक्शन में इस तरह होता है कि पहले आप जो है रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, फिर स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं कि एग्जाम्पल्स बता दे, ठीक है। इसमें उलट है, डिडक्शन में पहले एग्जाम्पल फिर रूल्स एंड रेगुलेशन स्टूडेंट निकालते हैं। डिडक्शन में इस तरह है कि आप जो है पहले रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, फिर जो है एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। एनी गॉट एन एप्पल, आप स्टूडेंट को कहते हैं एनी को एक एप्पल मिला फ्रॉम द बॉक्स, जॉनसन गॉट एन एप्पल फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल लिया, एंड हेंस द बॉक्स इज फुल ऑफ एप्पल्स इन इंडक्टिव रीजनिंग। अब इनको पता चल गया कि बॉक्स जो है उसमें एप्पल मौजूद है, ठीक है, क्योंकि एनी ने भी ले लिया और जो है जॉनसन ने भी ले लिया। ये इंडक्टिव मेथड है, आप लोगों ने ये निकाला कि एक बॉक्स है उसमें एप्पल्स है, ठीक है। अब डिडक्टिव में क्या है, एग्जामिनिंग द बॉक्स, cancelling the box possibilities and arriving at a learner recognition is called the deductive reasoning, ठीक है। conclusion is called the deductive reasoning। इसमें आप क्या करते हैं, डायरेक्ट बॉक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इसमें जो है एप्पल से अब कौन कौन लेगा, आप लोग कहेंगे एक ये नहीं लेगा एक जॉनसन लेगा, तीस आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि इंडक्टिव से टू ये
फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहले एग्जांपल्स वगैरह बताते हैं, फिर कंक्लूजन, और डिडक्शन में जो है वो फिर पहले रूल्स रेगुलेशन और फिर कंक्लूजन। तो इस तरह आप लोगों ने ये वाले मेथड्स यूज़ करने हैं। फिर आता है फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल, ठीक है। empirical to rational. Empirical knowledge is verifiable, whereas rational is based on logic and principle. The teacher should introduce the student to empirical ideas first and then move on to the rational concept. Empirical is achieved through experience and observation. It is a journey from a smaller maturity level to higher level. अब इसमें देखते हैं फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल। एम्पेरिकल का मतलब है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें वो वाला एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर हम लोग एक सपोज़ मैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस या ग्रोथ ऑफ प्लांट के बारे में बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसमें आप जो है मैं आप लोगों को पहले जो है प्लांट दिखा दूँ, फिर जो है प्लांट में जो है पहले मैंने आप लोगों को प्लांट दिया, आप लोगों ने देख लिया ना कि प्लांट में जो है रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, पानी किस तरह जाता है ऊपर, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह होता है, ये सब हम आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अगर आप लोग देख लिए। उसके बाद में जो है आप लोगों को रेशनल पे लेकर आओ कि आप लोगों ने अभी प्लांट देख लिया, प्लांट के लीव्स देख लिए, ये चीज़ें देख लिया, अब जो है लीव्स का है, स्टेम्स का है, पानी किस तरह ऊपर आता है, खुराक किस तरह हासिल करते हैं। तो दिस इज फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल। एम्पेरिकल मीन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एम्पेरिकल नॉलेज इज वेरीफाइबल, वेयर इज रेशनल इज passed on logic and principle, based on logic and principle. The teacher should introduce the students to empirical ideas first and then move on to the rational concept. Empirical is achieved through experience and observation. It's a journey from smaller maturity levels to higher level. कि इसमें स्मॉल मेच्योरिटी लेवल से, यानी आप लोगों ने प्लांट्स देख लिया था, या आप लोगों ने जो है कुछ देख लिया था, कोई ड्रामा है आप लोगों ने देख लिया है, फिर जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये ड्रामा आप लोगों ने देख लिया है, अब इसमें क्लाइमैक्स का है, इसमें प्लॉट क्या है, इसमें जो है करेक्टर्स कौन से, इसमें कौन कौन सी चीज़ें। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। ऑब्जर्विंग प्लांट ग्रोथ बिफोर लिविंग द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, बिफोर लर्निंग द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अभी मैंने आप लोगों को प्लांट के बारे में बताया, ठीक है, प्लांट के बारे में बता दिया। अब जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है या आप लोगों ने देख लिया है, फिर जो है मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे आती हूँ कि इसमें जो है फोटोसिंथेसिस या खुराक हासिल करने का या जो है पानी ऊपर जाने का किस तरह सिस्टम होता है, ठीक है। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट टाइप्स या मैगजिम्स, ठीक है, उसमें देखते हैं। एनालिसिस नथिंग बट डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम इनटू डाइजेस्टेबल पार्ट्स, एनालाइजिंग इन दिस द कमिंग टुगेदर ऑफ दीज पार्ट्स। कि जब आप एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप एक टॉपिक को जो है, बड़े टॉपिक को छोटे छोटे चंक्स में जो है डिवाइड करते हो, फिर उसको समझ लेते हो, समझना स्टार्ट करते हो। दिस इज़ एनालिसिस। अब इसमें सिंथेसिस क्या है, सपोज मैंने आप लोगों को टॉपिक दे दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने दे दिया। अब आप लोगों का काम है नाउन, वर्ब, जो भी है प्रीपोजिशन, जो भी है आप लोग निकालेंगे। दीज आर स्मॉल स्मॉल चंक्स, ठीक है। वन एनालिसिस एन अप्रोच टू अ प्रॉब्लम, सिंथेसिस अ सॉल्यूशन और अ रेमेडी। अब जो है आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को दे दिया है क्या, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक दे दिया, आप लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। जब आप लोग, सपोज़ मैं आप लोगों को, ये वाला एग्जांपल ज़्यादा सुटेबल नहीं है, मैं आप लोगों को एक ड्रामा देती हूँ, ठीक है। ड्रामा मैंने दे दिया, आप लोगों ने ड्रामा देख लिया। अब जो है ड्रामा के आप जो है चंक्स बनाते हैं, प्लॉट क्या है, करेक्टर कौन सा है, पहले सीन में क्या हुआ, बाद में सीन में क्या हुआ। अब जब लास्ट में कंक्लूजन आप लोग निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, या उस ड्रामे का लास्ट जो है, मैंने आप लोगों को क्रिटिकल एनालिसिस दिया हुआ है, सोल्यूशन, ठीक है, कि आप लोगों ने ये करना है। जब आप लोग क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब है किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना, ठीक है। या मैं एक एग्जांपल दूँ ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। मैं आप लोगों को कहूँ कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है आप लोगों का टॉपिक है, आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वो जो है आप लोग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, आप काजेस के बारे में पढ़ेंगे, आप सोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, और एट द एंड मैं आप लोगों से कहूँ अब इसका सोल्यूशन क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा कि आप लोग कहेंगे कि इसमें जो है आप लोगों ने गैसेस जो है, इन गैसेस का यूज़ कम करना है, आप लोगों ने जो है फॉरेस्ट नहीं काटने हैं, और इसके अलावा कोयल को बर्न नहीं करना आप लोगों ने। सो दीज आर द सोल्यूशन, सो दिस इज सिंथेसिस, ठीक है।
This is the synthesis coming together of this. While analyzing is an approach to a problem, synthesis is a solution or remedy. ये देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है. For example, a sentence will have different parts like words, nouns, and likewise analyzing the sentence would mean breaking it down to words, nouns. अब एक मैंने टॉपिक दिया, इसमें आप लोगों ने वर्ड्स नाउन्स वगैरह को अलग किया. एंड सिंथेसिस इज पुटिंग ऑल इन दिस टुगेदर. मैंने आप लोगों को वर्ड्स दिए, जैसे कि मैंने दिया आयशा, मैंने दिया जो है गोइंग, मैंने कुछ और वर्ड्स दिए. फिर आप लोग जो है इनको मिला के एक प्रॉपर सेंटेंस जब बनाएंगे, दैट इज़ द सोल्यूशन. सो दिस इज़ फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस. ठीक है, या इस तरह दे दूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि हम लोग कुकिंग में मैं आप लोगों को बहुत सारे जो है स्पाइसेस दे दूँ, मैं आप लोगों को आइटम्स दे दूँ, मैं आप लोगों को मीट वगैरह दे दूँ. आप इन सब को देखेंगे, इसमें जो है साल्ट है, इसमें जो है स्पाइसेस है, इसमें जो है वाटर है, ये चीज़ें उनको मिला के आप जो कुछ बनाएंगे, दैट इज सिंथेसिस. तो इसी तरह टॉपिक में भी ये प्रोसेस इस तरह इस्तेमाल होता है कि स्टूडेंट्स को आप चीज़ें दो सेंटेंसेस एग्जांपल्स वगैरह दे, तो फिर उनसे कहो ना ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें मैंने दी हुई, आप इसका जो है सोल्यूशन निकालें. ठीक है, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड. और आप लोगों का टास्क जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग मैगजीम्स. ठीक है, आप लोगों ने लेक्चर के बाद डायरेक्ट मुझे ये टास्क भेजना है, इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग मैगजीम्स या इम्पोर्टेंस ऑफ मैगजीम्स. ठीक है, ये सारे आप लोगों ने करना है और भेजना है. एंड these tasks that I am giving, that is included in your papers. ठीक है, आप लोग इसको लाइट ना लें. अल्लाह हाफिज़.